Hello student, this is Geeta Prajapati. Welcome to SST classes. Today we are going to discuss the chapter number 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। आज हम इस वीडियो में आपको जो हमारा लेसन नंबर 2 है उसके जो क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स मैच द वर्ड हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम निम्नलिखित के जोड़े बनाएंगे। जो हमारा पहला है वह जोड़े बनाने वाला है। तो इसमें हम देखते हैं दीवानी। दीवानी का जो सही जोड़ा है वह है आपका भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। देन सेकंड है शेरे मैसूर। शेरे मैसूर ये टीपू सुल्तान की उपाधि है। देन थर्ड है फौजदारी अदालत। तो फौजदारी अदालत का फौजदारी अदालत होगा। देन नेक्स्ट है रानी चेन्नम्मा। जो रानी चेन्नम्मा थी वह कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था। देन नेक्स्ट है सिपाही। तो सिपाही को सिपाही भी कहते हैं। देन नेक्स्ट वॉरेन हेस्टिंग्स यानी कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्टूडेंट, इसमें आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे इस वीडियो में दिया हुआ है, जैसे दीवानी के सामने भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, तो सही को उसके ठीक सामने लिखेंगे। जो जोड़े बनाने वाले होते हैं वो काट के आप ऐसे करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट, बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत, खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें आएगा प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। देन नेक्स्ट है हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली और जो टीपू सुल्तान थे वे दोनों मैसूर के शासक थे। देन नेक्स्ट है डलहौजी ने विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था। देन नेक्स्ट मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के पश्चिम भाग में स्थित थी। देन नेक्स्ट देखते हैं हम सही और गलत बताना है। जो सही है सही के आगे सही लिखना है और जो गलत है उसके आगे गलत लिखना है। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट, मुग़ल साम्राज्य 18वीं सदी से मजबूत होता गया। तो यह बिल्कुल गलत है। देन नेक्स्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। तो यह भी बिल्कुल गलत है। देन नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के शासक थे। तो ये बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए थे। यह भी बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर मैच द वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग, ये 3 चीज़ बताई हैं अभी तक। तो ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से आपके हाफ ईयरली और फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन तीनों को सबसे पहले अच्छी तरह से लर्न करेंगे। देन नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। तो क्वेश्चन आंसर में देखते हैं यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुएं जैसे कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी जैसे मसालों की ज़बरदस्त मांग थी और वे भारत पर कम कीमत पर सामानों को खरीदकर वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे। इन्हीं व्यापारिक संभावनाओं के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। देन नेक्स्ट है बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। जैसे कि मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी इस लेसन की आपकी, तो उसमें मैंने आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझाया था। उसमें बताया था कि जो बंगाल के नवाब हैं और कंपनी के बीच काफ़ी कारण ऐसे थे जो उनके बीच में विवाद होते रहते थे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। सेकंड, नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की थी। और नंबर थर्ड,
नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से मना कर दिया था। फोर्थ, नवाबों ने कंपनी पर टैक्स अदा नहीं करने के साथ अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया था और कंपनी ने भी नवाबों पर निम्नलिखित आरोप लगाए थे कि नवाबों के स्थानीय अधिकारी कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं और कंपनी को टैक्स देना पड़ रहा है और इस तरह से कंपनी को किलेबंदी के विस्तार व पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा? दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित कारण से किस तरह से फ़ायदा पहुंचा, देखते हैं। नंबर 1, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। कंपनी भारत से ज़्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थी, लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता नहीं रही थी। अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से ही अपने खर्च चला सकती थी, जैसे सूती, रेशम, कपड़ा खरीदना, अपनी सेना के खर्चे की पूर्ति करना और कलकत्ता में किले और दफ्तरों का निर्माण का खर्चा, ये सभी वह स्वयं उठा रहे थे। देन नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। तो उत्तर देखते हैं। टीपू सुल्तान को कंपनी द्वारा खतरा मानने के कारण, नंबर 1, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने अपने रियासत के बंदरगाहों से होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी। टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। तो सहायक संधि का अर्थ, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य में जो सहायक संधि है उसको अपनाया था। इसे सहायक संधि इसलिए कहा गया कि जो भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाते थे, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वादा करती थी। इस जो सहायक संधि थी इसकी कुछ शर्तें भी थीं। नंबर 1, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं थी। नंबर 2, जिन शासकों को सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे। शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर वाला जो राजस्व वाला क्षेत्र है उस शासक से छीन लेगी। शासक अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा जो शासक की गतिविधियों पर नज़र रखेगा। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह से अलग था? तो भारतीय राजाओं और कंपनी के शासन के बीच अंतर को देखते हैं। भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयाँ ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही तरह की अदालत दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों की सुनवाई करती थी, जबकि अंग्रेज़ों ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की थी और प्रत्येक ज़िले में अलग अलग दीवानी व फौजदारी अदालतें स्थापित की गई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए।
अब जो कंपनी की सेना है उसमें कौन कौन से बदलाव आए हैं उसको देखते हैं। कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती की। और नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक से प्रशिक्षित किया। कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियार जैसे मस्केट, मैचलॉक आदि से लैस किया और कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी तथा सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपखाना, टैंक इत्यादि तथा यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त किया। सेना में यह भावना जगाई कि उनका कोई जाति धर्म नहीं है, वह केवल सैनिक हैं और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रखना उनका कर्तव्य है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।